गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसका हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस प्रकार किसी जीव से के शरीर में रासायनिक अणु जो है वो जैव मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स किस प्रकार उपस्थित होते हैं, कितने मात्रा में उपस्थित होते हैं, कैसे उसको ज्ञात किया जा सकता है। आज इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अमीनो अम्ल के बारे में जानते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल जो है वो एक कार्बनिक अम्ल होता है। इसमें एक कार्बन पर एक अमीनो समूह NH2, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और एक अम्लीय समूह COOH है ना, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, इसी कारण इनको अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCHNH2COOH, है ना। और यहाँ पर 3 अमीनो अम्ल का रचनात्मक ग्रुप दिखाया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर CHRNH2COOH, यहाँ पर CHRCOONH2CHRCOOH, यहाँ पर B को ज्विटर आयनिक प्रारूप कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है अमीनो और कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अम्लीय जैसे ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय जैसे लाइसिन, उदासीन जैसे वेलिन अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल जो है तीनों प्रकृति के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकार के होते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक अम्ल में, एरोमेटिक मतलब एरोमा जिसमें खुशबू होती है, सुगंध होता है, टायरोसिन, फेनिल एनिलीन, ट्रिप्टोफान, ये सब होते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण ये होता है कि इसमें NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो समूह NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, है ना। इसलिए विभिन्न pH विलयन में अमीनो अम्ल की संरचना भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें R में जो भी समूह जुड़ा हुआ है उसके आधार पर इनका प्रकृति जो अलग अलग होते रहता है। और ये जो है अमीनो अम्ल जो है वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं। हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल 21 प्रकार, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है वो है 21। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में R समूह जो है वो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाता है तो ये ग्लाइसिन, मेथिल समूह अगर जुड़ जाता है तो ये एलेनिन, और हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ जाता है तो ये सीरिन हो सकता है। सबसे सरल अमीनो अम्ल जो है वो ग्लाइसिन है, जहां पर R जो है वो एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगर हम अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण की बात करें तो ये जो है मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिल और R क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है ना। इसमें NH समूह क्षारीय होता है, COOH समूह अम्लीय होता है, और जब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का गुण प्रदर्शित करने लगता है तब ये उभयधर्मी यानी कि उदासीन हो जाता है। ध्रुवीय आयन या ज्विटर आयन के नाम से इनको जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर B में दिखाया गया है, हमने पहले बताया। ठीक है, ये अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह या एक COOH समूह होता है, ये उदासीन अमीनो अम्ल वाला होता है, जैसे वेलिन है, ग्लाइसिन है। लेकिन वे अमीनो अम्ल जिनमें 2 NH2 समूह और एक COOH समूह होता है, ये क्षारीय अमीनो अम्ल होता है, जैसे लाइसिन में, आर्जिनिन में। यदि अमीनो अम्ल में 2 COOH समूह और एक NH समूह होता है तो वो अम्लीय अमीनो अम्ल होता है, जैसे ग्लूटामिन में, एस्पार्टिक अम्ल में। इसी प्रकार एरोमेटिक अमीनो अम्ल मैंने जैसे कि अभी बात किया था, एरोमेटिक, एरोमा मतलब खुशबू, सुगंध वाले, है ना, जिसमें गंध होता है, जैसे टायरोसिन, फेनिल एनिलीन, ट्रिप्टोफेन। ये अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण होता है कि अमीनो अम्ल NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव आयन इनमें होते हैं। इसीलिए विभिन्न pH वाले विलयन में अमीनो अम्ल की संरचना भी हमेशा चेंज होते रहती है।
अब हम बात करते हैं वसाएं और लिपिड्स के बारे में, फैट्स एंड लिपिड्स के बारे में। तो वसाएं जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है अपेक्षाकृत ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मात्रा इनमें कम होती है। वसा हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं जितने भी चिकनाई युक्त और एक से कम विशिष्ट घनत्व की होती है, और कुछ वसा जो है वो साधारण ताप पर ठोस के रूप में होती है, तो कुछ जो है वो द्रव रूप में होती है। आप लोग घरों में जो ऑयल यूज करते हैं वो द्रव के रूप में, और जो घी या मक्खन यूज करते हैं वो ठोस रूप में होता है। तेल का गलन बिंदु कम होता है, जैसे कि जिंजेली तेल। कभी कभी लिपिड्स में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं। ये साधारणतः वसी अम्ल हो सकते हैं, और वसा अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो कि आर समूह से जुड़ा रहता है। आर समूह मेथिल यानी CH3 या एथिल C2H5 या फिर उच्च संख्या वाले CH2 समूह 1 कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पामेटिक अम्ल, डाल्डा घी जिसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 16 कार्बन वाले होते हैं। एरिकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। संतृप्त वसी अम्ल की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबिंदु C नहीं पाए जाते। ठीक है, जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन असंतृप्त वसी अम्ल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इस डबल बॉन्ड के कारण ही इनको तोड़ना आसान होता है। इसीलिए इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त वसी अम्ल कहा जाता है। अन्य साधारण लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल है, जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का बना हुआ होता है। अनेक लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों पाए जाते हैं, तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल से मिलकर या ग्लिसरॉल जो है वो लिपिड कहलाता है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होकर मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स आदि बनाते हैं। कुछ लिपिड्स में फास्फोरस और एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फास्फोलिपिड होते हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड ही है। कोलेस्ट्रॉल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड है। ठीक है, वसा को हमारा जो किडनी होता है वो लीवर जो होता है वो लिपिड में कन्वर्ट कर देता है। ये लिपिड जो है हमारे बॉडी के लिए कुछ लिपिड जो है वो आवश्यक होता है, और जो अनावश्यक होता है उसे हमारी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा करके रखती है। कोलेस्ट्रॉल कुछ मात्रा में हमारे बॉडी के लिए लाभप्रद है और कुछ जो है वो हानिप्रद है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जैव अणु है ना। तो सजीवों में कार्बनिक यौगिक विषम चक्री वलय युक्त होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तब ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाए जाने वाले क्षार या जैव अणु 2 रूप में, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, एक मुख्य प्यूरिन होता है, और पिरिमिडिन इसमें केवल 1 रिंग होता है। जैसे ये प्यूरिन है ना, ये जो है वो पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन है, और एडेनिन जो है वो एडिनोसिन, एडेनिलिक अम्ल, यूरिडिल, ये यूरिडिल नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडिन बना रहे हैं। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला एडिनिन यूरिडिनिल ही दिया हुआ है और पिरिमिडिन दिया हुआ है। ठीक है, पिरिमिडिन केवल 1 रिंग होता है, थाइमिन, यूरेसिन, साइटोसिन। यहाँ पर 1 रिंग वाला है ना, ये यूरिडिल दिया हुआ है, ये मुख्य पिरिमिडिन है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा से जुड़ता है तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड्स बना लेता है। यहाँ पे शर्करा का दिया हुआ है, ये शर्करा
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वसा अम्ल का दिया हुआ है, CH3 CH2 14 COOH, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, इसी प्रकार फास्फोलिपिड्स, और यहाँ ट्राइग्लिसराइड वसा अम्ल R1 R2 R3 यहाँ पे है ना, वसा अम्ल के रूप में जुड़ा हुआ है। और ये कोलेस्ट्रॉल का रफ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाइट्रोजनी क्षार, हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे थे। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड्स बना लेता है। न्यूक्लियोसाइड्स में 2 प्रकार के मोनोसेक्राइड पेंटोज शर्करा पाई जाती है, राइबोस पेंटोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा। तो जब राइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है तो वो आरएनए बनाता है, और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा बनाता है तो वो डीएनए बनाता है। न्यूक्लियोटाइड का अणु फास्फेट वर्ग के साथ संयुक्त होकर एक न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट वर्गों की संख्या जो है वो 1, 2 या 3 के आधार पर क्रमशः मोनो, डाई या ट्राई फास्फेट कहलाते हैं। जब जैसे एरेनिलिक अम्ल को एडिनोसिन मोनोफास्फेट AMP, और क्योंकि इसमें एक फास्फेट वर्ग उपस्थित होता है, इसमें एक अतिरिक्त फास्फेट समूह जब जुड़ जाता है तो ये एडिनोसिन डाइफास्फेट ADP बन जाता है। और जब एक और फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो वह ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बन जाता है। और ATP ऊर्जा के बारे में आप जानते ही हैं, हमारा भोज्य पदार्थ जो है वो फास्फेट समूह इसमें जुड़ते जाता है, और ATP ऊर्जा के रूप में ये हमारे बॉडी में संचित रहता है कार्य करने के लिए। न्यूक्लियोसाइड्स एवं न्यूक्लियोटाइड के निर्माण का सार अगर हम देखें तो सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षारक नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन या पिरिमिडिन, देन शर्करा राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा में राइबोस पेंटोज शर्करा या फिर डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा, और इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड्स। और जब इसमें फास्फेट समूह जुड़ जाता है तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार वाले न्यूक्लियोटाइडों को बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA और RNA ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवों में काम करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज क्या होते हैं, मेटाबॉलिटिस क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे।